हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि अगर किसी भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो या किसी भी न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। हमने उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था, उसकी इक्वेशन लिखी थी। तो पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम जिस पर कोई चार्ज नहीं है और उसको अगर हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके अंदर क्या चीज़ पैदा हो जाती है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड when it is placed in an electric field, then dipoles are induced. Then it is formed the induced dipole. Induced dipole कैसे होता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि न्यूट्रल एटम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो और दरमियान में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो होता यूँ है कि ये स्ट्रेच हो जाते हैं, इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है। ये हमारे पास वो न्यूट्रल एटम है, जब हम इसके ऊपर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस तरह का डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनमें ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जिनका होता है, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। तो इनको अगर रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इनका बिहेवियर क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऐसे एटम जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जिनके अंदर मौजूद होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट is present in some cases. For example, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के आप बिहेवियर से पहले भी वाकिफ आ रहे हैं। अब ये दूसरा केस है। ये पहला केस ये था कि न्यूट्रल एटम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं। दूसरा केस ये है कि अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, ये यानी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनमें ऑलरेडी कुछ डाइपोल मूवमेंट मौजूद है, और उनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है। जैसे कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल की बात की, और वाटर मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह का होता है, H। इसमें क्या है कि यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम की ज़्यादा है तो इसलिए ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अब इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से
ये कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी मौजूद है, हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो इस किस्म के जो मालिक्यूल्स जिसमें ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट मौजूद हो, तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम पोलर मालिक्यूल्स कहते हैं। तो वाटर जो है इसके इसमें पोलर मालिक्यूल्स मौजूद है। वाटर में पोलर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं? वेटिंग में तो यहाँ पे कोई नहीं है मेरे पास, सारे के सारे इसमें हैं मीटिंग के अंदर। चलें, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो फिर जो है ये किस तरह से बिहेव करते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मौजूद है। हम एक एग्जांपल के तौर पर एक डाइपोल लेते हैं। आपको पता है कि डाइपोल में जिस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो हम फर्स्ट किया हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक डाइपोल। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको कर देता हूँ, और ये माइनस क्यू चार्ज है। हम लेट से कि हम इसको ओरिजिन लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं। हम इस परमानेंट डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। हम ये कहते हैं कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये होगा और ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और वो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी, और हम इस फोर्स को कहेंगे, मैं इसको और कलर से ताकि मजीद वाले, हम ये कहते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इस फोर्स को हम एफ पॉजिटिव कहेंगे। और ये नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी जो कि एफ नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें तो दोनों पर एक जैसी फोर्स लगेगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से ये फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट में होने की वजह से जो फोर्सेस का सम है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्सेस का सम है, यानी एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव, ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एफ पॉजिटिव किसके बराबर है, क्यू प्लस क्यू ई
और F नेगेटिव किसके बराबर है, माइनस क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है दोनों पोजीशंस पर, तो नेट सम जो है वो फोर्सेस का जीरो हो जाएगा, फोर्सेस का नेट सम जीरो हो जाएगा। तो लेकिन फोर्सेस अपोजिट होने की वजह से इस डाइपोल के अंदर टार्क पैदा होता है, क्योंकि ये फोर्सेस कपल बना रही हैं। तो ये ओरिजिन या इस एक्सिस के अबाउट जो है ये डाइपोल रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल कहते हैं, कि यानी कोई भी परमानेंट जब डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगती है, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है, वो कपल बनाती है, और इस कपल की वजह से वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलें, इस रोटेशन की वजह से डाइपोल पर टार्क एक्ट कर रहा है, हम वो टार्क फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस केस में वो टार्क कितना है, टार्क को हम n से ज़ाहिर करते हैं, n इज द टार्क। चलें, टार्क का पता है कि टार्क होता है R क्रॉस F। R क्रॉस F, ये टार्क फाइंड आउट करने का फार्मूला है। R जो है ये डाइपोल, ये मोमेंट आर में, और एफ जो है वो फोर्स है। जिस जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो फासला है उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो फासला है ये मोमेंट आर्म इस फोर्स का, और इस फोर्स का मोमेंट आर्म ये वाला होगा। तो हम दोनों चार्जेस के लिए लिखते हैं टार्क, दोनों चार्जेस की वजह से कितना पैदा होता है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो मूवमेंट आर्म है उसको आर प्लस से मैं डिनोट करता हूँ, और प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रही है वो है एफ प्लस। और इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज इस पर इसका जो मूवमेंट आर्म है उसको मैं डिनोट करता हूँ आर माइनस से, क्रॉस जो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो है एफ माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ। आर प्लस क्या है, आर प्लस ये वाला डिस्टेंस है, यानी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सेस। और अगर इस डाइपोल का जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है, यानी ये बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज जो है टोटल डी डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मिडल में लिया है, तो ये d/2 होगा ये वाला डिस्टेंस। तो r प्लस जो है, यानी ये जो r प्लस है ये d/2 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे r प्लस की जगह d/2 लिखता हूँ, और ये पॉजिटिव एक्सेस के अलॉन्ग है, इस वजह से इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। d/2 क्रॉस F plus is the charge on force on the plus Q charge. Force on plus Q charge is QE. अब हम R माइनस की बात करते हैं। अब d/2 अलॉन्ग नेगेटिव x डायरेक्शन है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये माइनस d/2 है, माइनस d/2 नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्रॉस जो फोर्स F नेगेटिव है वो माइनस क्यू ई है।
क्योंकि इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो है माइनस क्यू ई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा d/2 क्रॉस क्यू ई, और यहाँ पे भी आएगा d/2 क्रॉस क्यू ई। तो दोनों टर्म सेम होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होंगी तो 2 आएगा साथ, d/2 क्रॉस क्यू ई। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आएगा d क्रॉस क्यू ई, d क्रॉस क्यू ई। अगर मैं q को इसके साथ लिख दूं या इसके साथ लिख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं q को d के साथ लिख देता हूँ, क्यू डी क्रॉस ई। और क्यू डी आपको पता है कि वो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्यू डी को P के बराबर लिखता हूँ, P क्रॉस E। ठीक, इस तरह से हमारे पास टार्क की इक्वेशन आ गई, टार्क फाइंड आउट करने की, कि कोई भी डाइपोल जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर जो टार्क एक्ट करेगा वो टार्क ये वाला N इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये टार्क। ठीक है, ओके हो गया। वेयर P is the dipole moment, dipole moment of dipole। ओके, ये तो था कि अगर कोई परमानेंट डाइपोल किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में है। अगर कोई परमानेंट डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ना हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हो, तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे इसी चीज को डिस्कस करते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इन नॉन एक्सटर्नल, नॉन यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि एक्सटर्नल फील्ड मुख्तलिफ पोजीशंस पर उसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो जाए, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बोलते हैं। इसको मैं अगर जो ड्रा करूं कि एक्सटर्नल फील्ड फर्ज किया, ये यहाँ पे है, मैं ये फर्ज किया एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज हैं, कुछ पोजीशंस पर क्लोज हैं और कुछ पोजीशंस पर एक दूसरे से ज़्यादा सेपरेटेड हैं, तो इसे हम बोलते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। अगर ये फील्ड लाइंस के दरमियानी डिस्टेंस एक जैसा होता तो हम ये कहते कि ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। अब यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। अगर इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल को रखा जाए
तो फिर मैं जो पहले वाली फिगर है उसको मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँगा कि यहाँ पे अगर एक चार्ज माइनस क्यू मौजूद है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मौजूद है। अब इस केस में अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगी और जो अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा वाइवा किस टाइम होगा सर? बेटा वैबा जो है शुरू करते हैं 15 मिनट्स तक ना, जब ये क्लास एंड होगी फिर इंशाल्लाह वैबा शुरू, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो ये हमारे पास अब ये डाइपोल है, ये एक्स्ट्रा नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ इस पॉइंट पर यानी इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो बराबर नहीं है इस माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाले फोर्स के, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और है। अब इस केस में जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसल नहीं करती, यानी प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाली फोर्स और माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। तो अब इस केस में जो नेट फोर्स होगी F, उसको मैं यूं लिख सकता हूँ F प्लस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाली फोर्स प्लस F माइनस माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाली फोर्स F प्लस फोर्स होगी क्यू ई प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है प्लस क्यू चार्ज की पोजीशन पर और माइनस क्यू चार्ज की पोजीशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और है, उसको हम ई माइनस लिखते हैं, माइनस क्यू ई माइनस। अब ये देखें कि ये ई के मुख्तलिफ होने की वजह से ये नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जब भी कोई डाइपोल किसी नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हो तो उस पर नेट फोर्स कितनी लगती है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस आइडेंटिटी को देखा था कि डी टी इज इक्वल टू करली टी ओवर करली एक्स इनटू डी एक्स। ये मैथमेटिक्स का रूल भी है। अगर कोई टी हमारे पास है, कोई स्केलर फंक्शन, वो तीनों वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, तो उसका जो चेंज है वो निकालने का ये तरीकाकार है, इनटू डी वाई प्लस करली टी ओवर करली जी इनटू डी जी। हम यहाँ पे टी की बजाय हम ई एक्स लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू ई एक्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई एक्स, डी की बजाय मैं चेंज का लफ्ज़ अगर यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा, क्योंकि ये डिफरेंशियल चेंज की बजाय ऐसे मैं डेल ई एक्स अगर यूज़ करूँ तो ये बनेगा करली टी ओवर करली एक्स, ई बल्कि यहाँ पे ई नहीं होगा, ई एक्स होगा इनटू डेल एक्स प्लस करली ई वाई ओवर करली वाई इनटू डेल वाई प्लस करली ई जी, बल्कि हम ई एक्स की चेंज ले रहे हैं, यहाँ पे वाई की जगह पे ई एक्स आएगा।
यहाँ पे भी ई एक्स कर ली ई एक्स और कर ली जी इंटू डेल जी। और इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, कर ली ई एक्स ओवर कर ली एक्स इंटू एक्स कैप प्लस कर ली ई एक्स ओवर कर ली वाई इंटू वाई कैप प्लस कर ली ई एक्स ओवर कर ली जी इंटू जी कैप और डेल एक्स यहाँ पे डॉट लगा दें, डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल वाई और वाई कैप प्लस डेल जी जी कैप। जब आप दोबारा जो है इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आप देखो कि यही चीज़ आएगी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। चलें, ये जो चीज़ है ये है ग्रेडियंट ऑफ ई एक्स। ग्रेडियंट की डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो तो ये ग्रेडियंट ऑफ ई एक्स है। सो ग्रेडियंट ऑफ ई एक्स, और ये जो चीज़ है इसको, ये डाइपोल का दरमियानी डिस्टेंस है जिसको हम डी बोलते हैं, डॉट डी, वेयर डी इज इक्वल टू डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल वाई वाई कैप। ये चेंज ऑफ एक्स पोजीशन है, यानी प्लस क्यू से माइनस क्यू। ये उसका चेंज ऑफ पोजीशन का एक्स कंपोनेंट है, ये चेंज ऑफ पोजीशन का वाई कंपोनेंट है, डेल जी इंटू जी के। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको डी लिखा है। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ ई एक्स आ गई। सिमिलरली वी कैन राइट del Ey is equal to del Ey dot d del Ez is equal to बल्कि यहाँ पे डेल की बजाय चेंज लिखनी चाहिए। चेंज ऑफ Ez is equal to del Ez dot d। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये बनेगा डेल ई एक्स प्लस डेल ई वाई प्लस डेल ई जी। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा और हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ भी एक्स कैप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल ई एक्स वेक्टर बन जाएगा। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, साथ यहाँ पर एक्स कैप से यहाँ पर वाई कैप से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर जी कैप से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनको ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स कैप, यहाँ पे आएगा वाई कैप, यहाँ पे आएगा जी कैप, और इस तरह से जो राइट हैंड साइड्स हैं वो बनेगी डेल ई एक्स और डॉट डी इंटू एक्स कैप प्लस डेल ई वाई डॉट डी इंटू वाई कैप प्लस डेल
EG डॉट D इंटू Z कैप। अब डॉट प्रोडक्ट का ये रूल है कि हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। D डॉट डेल ई एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं इंटू एक्स कैप प्लस D डॉट डेल ई वाई इंटू वाई कैप प्लस D डॉट डेल ई जी इंटू जी कैप। ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से D डॉट डेल कॉमन निकालें। D डॉट डेल को यहाँ से कॉमन निकाल लें तो वो बनेगा ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई वाई कैप प्लस ई जी कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और इधर से अगर हम चेंज को कॉमन निकालें तो बनेगा ई एक्स एक्स कैप प्लस ई वाई वाई कैप प्लस मीटिंग का टाइम एंड हो गया है, तो चलें मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये फर्ज किया ऑफ भी हो जाए, ये बन जाएगा डेल ई इज इक्वल टू D डॉट डेल इंटू ई। यही हमारे पास जो है रिलेशन था जिसको हम प्रूव करना था। और ये डेल ई है, ये चेंज ऑफ ई है। और इसको हम अगर हम पुट करें ऊपर वाले रिलेशन में तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल ई। यहाँ पर डेल ई की वैल्यू को पुट करें तो फोर्स आ जाएगी Q इंटू D डॉट डेल